दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट ऑनलाइन जो अपन लेते हैं उसकी आंसर की है दोस्तों ये, और आज डीसी जनरेटर का ऑनलाइन टेस्ट अपन ने लिया है। आप भी इस तरह के टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप डिटेल पूर्वक सभी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि कैसे आया, और आंसर मिलान भी कर सकते हैं। आपने यदि टेस्ट नहीं दिया तो इस टॉपिक में डीसी जनरेटर से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको 50 नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। दोस्तों यूनिक प्रश्न दिए हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन है जो बिल्कुल नए हैं। कोशिश की गई अलग तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बनी होती है, यानी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है। लेकिन एक में तो पूछा है तार का साइज कैसा होता है, और एक में टर्न की संख्या पूछी है। तो हम सब जानते हैं शंट फील्ड जो है वो पतले तार और अधिक टर्न की होती है। तो शंट फील्ड में तो हमें ये बताना था कि तार कैसा है, तो पतला तार है। और सीरीज फील्ड जो है वो मोटे तार और कम टर्न की होती है, तो उसमें बताने थे टर्न कैसे है। तो आंसर क्या रहेगा? पतले तार और कम टर्न, यानी शंट फील्ड पतले तार की है जबकि सीरीज फील्ड कम टर्न की होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड दो तरह के जनरेटर होते हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर वोल्टेज तब बनाता है जब फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबक पे हो, गति की दिशा यानी चालक की घूमने की दिशा और फील्ड फ्लक्स में उचित संबंध हो, और क्रांतिक प्रतिरोध का मान फील्ड के प्रतिरोध से कम हो। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है इसका मान फील्ड प्रतिरोध से कम होना चाहिए, ना कि अधिक। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय उत्क्रमण यानी मैग्नेटिक रिवर्सल्स की संख्या परिवर्तित होने से कौन सी हानि सबसे ज़्यादा बदलेगी? देखो, मैग्नेटिक रिवर्सल को अपन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी कितने फ्रिक्वेंटली मैग्नेटिक उसमें चेंज हो रहा है। तो एडी करंट हानि जो है ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए सर्वाधिक परिवर्तन जो है वो एडी करंट हानि में आएगा। हिस्टैरिसीस हानि सीधे समानुपाती होती है, परिवर्तन तो इसमें भी आएगा लेकिन कंपैरेटिवली एडी करंट में अधिक परिवर्तन आएगा, तो ए ऑप्शन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है? दो जनरेटर होते हैं, सीरीज और ओवर कंपाउंड। इन दोनों जनरेटरों की ऐसी विशेषता है कि भार बढ़ने पर इनकी वोल्टेज बढ़ती जाती है, क्योंकि सीरीज फील्ड में भार बढ़ने से सीरीज फील्ड की धारा बढ़ती है जिससे फ्लक्स बढ़ता है, और फ्लक्स बढ़ने से प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। इसी तरह से ओवर कंपाउंड में भार बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ती ही है, यानी नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर इनकी वोल्टेज अधिक होगी, तो कंपेरेटिवली वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा। अपना आंसर डी रहेगा, सीरीज तथा ओवर कंपाउंड जनरेटर। अगला अपना क्वेश्चन था कि बूस्टर एक जनरेटर होता है जबकि एक्साइटर एक दूसरा जनरेटर होता है। बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर और एक्साइटर के रूप में हम शंट जनरेटर को काम में लेते हैं। बूस्टर को हिंदी में वर्धक बोलते हैं, एक्साइटर को उत्तेजक। यानी ये वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगता है, जबकि ये रोटर को उत्तेजित करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन पर लगता है। यानी एक्साइटर जनरेटिंग स्टेशन पर, जबकि बूस्टर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में होता है। ऑप्शन ए कर देंगे, सीरीज और शंट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन में 4 ब्रश है। यदि एक ब्रश क्षतिग्रस्त हो गया तो वोल्टेज, करंट और पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, लैप वाउंड में पोल होते हैं पैरेलल में, इसलिए अगर एक ब्रश क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो भी जाता है तो वोल्टेज पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी रहेगी। लेकिन एक ब्रश जैसे डैमेज होता है तो वो 2 पोल को डैमेज कर देता है, एक तरह से शॉर्ट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए करंट जो है वो जस्ट आधी हो जाएगी, और जैसे करंट हाफ होगा तो फिर पावर भी आधी हो जाएगी, क्योंकि P बराबर V इंटू आई, यानी वोल्टेज वो का वही रहेगा लेकिन करंट और पावर दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ए ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होती है? ये आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है। एक सेगमेंट पर 2 सिरे लगते हैं, यानी एक सेगमेंट पर यूँ समझ लीजिए कि एक कॉइल ही लगती है, तो बी ऑप्शन करेंगे। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर में भार बढ़ने पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा? तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, ओवर कंपाउंड जनरेटर में ऐसी विशेषता पाई जाती है
लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ती है, इसीलिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है। लोड घटने पर वोल्टेज घटती है। लेवल कंपाउंड ऐसा है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। अंडर कंपाउंड ऐसा है जिसमें भार बढ़ने पर वोल्टेज घटती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आर्मेचर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है। कॉइल में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.2 सेकंड में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। कॉइल में इंड्यूस्ड स्टैटिक ईएमएफ की गणना कीजिए। देखो, प्रेरित ईएमएफ की गणना यहाँ पर होगा, माइनस का निशान भी लगेगा, खैर लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव ही दिए थे। तो L इंटू DI/dt हो जाएगा, यानी इंडक्टेंस का मान कितना है, डिफरेंस इन करंट कितना है और उस करंट में टाइम कितना लगा। ध्यान से समझिएगा, 2 हेनरी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो टाइम 0.2 सेकंड है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि करंट 20 एम्पियर प्लस से 20 एम्पियर माइनस हो गई, तो धारा में परिवर्तन 40 एम्पियर का हुआ है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन का मतलब 20 एम्पियर करंट पॉजिटिव था, पहले 0 हुआ, फिर 20 एम्पियर दूसरी दिशा में यानी नेगेटिव साइड में भी गया, तो परिवर्तन यानी डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 40 एम्पियर का हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी थी यहाँ से, राइट। तो इस कैलकुलेशन में आपका उत्तर आएगा 400 वोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार प्रेरित ईएमएफ 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इसमें चालक और चुंबकीय क्षेत्र यानी यांत्रिक रूप से दोनों ही स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति ऐसी होती है कि वो रोटेटिंग या पल्सेटिंग या प्रत्यावर्ती तरह की होती है। तो ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और डैम्पर वाइंडिंग, इन सब में स्टैटिक होता है, जबकि जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जनरेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो गतिज प्रेरित होता है, जबकि इन तीनों में स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है। जनरेटर में एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर हो। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर भाग देने और माइनस के निशान का है। तो इसके मैं आपको 2 उत्तर बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पेपर में आ सकता है। 3 उत्तर याद रखना, परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर हो जाए, ऐसा ऑप्शन नहीं था। दूसरा है परिवर्तित हानियाँ और स्थिर हानियों का अंतर करें तो वो उत्तर 0 आ जाए, पर ऐसा भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। मान लीजिए 100 वाट है तो अंतर कितना आना चाहिए, 0, पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। तो तीसरा ऑप्शन होता है परिवर्तित और स्थिर हानियों में जब भाग दे, किसी को भी ऊपर रख सकता है किसी को भी नीचे, यानी वेरिएबल लॉसेज अपॉन कांस्टेंट लॉस कर दे, चाहे तो कांस्टेंट लॉस अपॉन वेरिएबल लॉस कर दे, दोनों में उत्तर एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि 100/100 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर अभी सी रहेगा। इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं आपको पेपर में। माइनस वाला हो तो 0 आना चाहिए, बीच में बराबर का निशान भी हो सकता है, बीच में भाग का निशान है तो 1 उत्तर आना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी सिंगल लूप में इंड्यूस ईएमएफ की प्रकृति कैसी होगी। दोस्तों, चालक में उत्पन्न ईएमएफ हमेशा प्रत्यावर्ती होता है, लेकिन याद रखिएगा जब उस चालक में अनेक लूप हो। आप शायद हम सब जानते हैं कि जनरेटर में हमें एक स्थिर मान की डीसी प्राप्त करने के लिए स्प्लिट रिंग की संख्या अधिक रखनी पड़ती है, आर्मेचर में कॉइल्स की संख्या अधिक रखनी पड़ती है। सिंगल चालक होता है उससे पल्सेटिंग ईएमएफ ही मिलता है। अगर हम बात करें कि बिल्कुल पूरी तरह से अल्टरनेटिंग नहीं, इसे आपने देखा होगा, एक स्प्लिट रिंग का जब दिखाते हैं तो हमें इस तरह का ईएमएफ आउटपुट में दिखाया होता है, फिर हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग की संख्या अधिक लगा देते हैं, उससे हमें इस तरह का ईएमएफ मिलता है। यानी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो हमें लगातार एक पूरी पीक वैल्यू दर्शाता रहता है, तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मानते हैं स्थिर मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया कि 4 पोल ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर में प्रति समांतर पथ धारा का मान 2 एम्पियर है, आर्मेचर से टोटल करंट कितनी चलेगी। भाई एक रास्ते से 2 एम्पियर है तो रास्तों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो धारा को। सवाल ये है कि हमें चाहिए कि इसमें पैरेलल पाथ कितने हैं। वेव वाइंडिंग है, अगर सिंप्लेक्स होती तो 2 होते, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है तो 2 इंटू प्लेक्स होता है, यानी 6 रास्ते हो गए, 6 पैरेलल पाथ हो गए। 2 एम्पियर करंट एक में से चल रहा है तो टोटल करंट
12 एम्पियर हो गया। दोस्तों टेस्ट में गलती से ये मैंने 24 एम्पियर पे कर दिया था, तो आपने अगर 12 एम्पियर किया है तो अपना क्वेश्चन का आंसर सही ही समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 पोल के 2 जनरेटर हैं, यानी 2 जनरेटर है जिनमें 8-8 पोल है। ए और बी 2 जनरेटर है जिनमें इंड्यूस ईएमएफ का रेशो क्या होगा यदि ए जनरेटर वेव वाउंड और बी जनरेटर लैप वाउंड हो। भाई सिंपल सी बात है, प्रेरित ईएमएफ को रास्तों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका अनुपात होगा। क्योंकि सीरीज में 2 रास्ते होते हैं, यानी 2 पैरेलल पाथ होते हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज इंक्रीज होती नहीं है। सवाल सीधा सा ये है कि हमें प्रति समांतर पथ वोल्टेज कैलकुलेट करनी होती है और वही वोल्टेज का रेशो रहता है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज बढ़ती नहीं है, राइट। मान लीजिए 8 वोल्ट ही ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। सीरीज में रास्ते कितने हैं, वेव वाउंड में रास्ते कितने हैं, 2। वेव वाउंड का रेशो कितना आया, 4। लैप वाउंड में वोल्टेज कितनी बन रही है, 8 वोल्ट। पैरेलल पाथ भी कितने हैं, 8। आंसर कितना आया, 1। रेशो कितना बन गया, 4:1। ए ऑप्शन अपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान बेटर माना जाता है यदि उसकी मैथमेटिकल वैल्यू यानी गणितीय मान जो होता है वो निम्न हो। आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन या आदर्श जनरेटर जो होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 मानते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज में उतार चढ़ाव कितना होता है, नो लोड से लेकर फुल लोड तक। तो हम सब चाहते हैं कि जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करे। आंतरिक विशेषता वक्र किन के बीच बनाया जाता है, आंतरिक विशेषता वाला कर्व जो होता है ये प्रेरित ईएमएफ और आर्मेचर धारा के बीच होता है। प्रेरित ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच चुंबकीय विशेषता होती है। वोल्टेज और लोड करंट के बीच में बाहरी विशेषता या लोड विशेषता होती है। इंटरपोल कैसे संयोजित होते हैं, इनकी पोलरिटी जनरेटर में कैसे होती है। इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में होते हैं और घूमने वाली दिशा में आगे आने वाले मेन पोल के ये समान होते हैं। जनरेटर में यांत्रिक डिग्री और वैद्युतिक डिग्री का मान समान होगा यदि उसमें 2 पोल हो। ध्यान रखना, मैकेनिकल डिग्री हमेशा 360 होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 कब आ सकती है, एक पोल में 180 डिग्री होती है। इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री प्रति पोल होती है। पोल कितने आ रहे हैं, 2 पोल हो तो 360 बनेगा इलेक्ट्रिकल भी, और मैकेनिकल 360 होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाडाइन क्रॉस फील्ड डीसी मशीन। दोस्तों ये मेटाडाइन क्रॉस फील्ड नाम की एक डीसी में मशीन होती है, हालांकि ये शंट जनरेटर के ही प्रकार होते हैं, शंट मशीन कह दीजिए, शंट मोटर का ही प्रकार समझ लीजिए। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इनमें जो ब्रश होते हैं उनके डबल सेट होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं 2, और वो एक दूसरे से क्वाड्रेंट जुड़े रहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब समकोण पर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरह से सेट होता है, जिनमें ये 2 सेट तो आपस में शॉर्टी होते हैं और ये हमें आउटपुट में ईएमएफ प्रदान करने के लिए होते हैं। तो ये कहलाता है क्रॉस फील्ड डीसी मशीन। इसका नाम मेटाडाइन है। ये रोटेशनल एम्पलीफायर या रोटेशनल ट्रांसफार्मर की भांति भी वर्क करता है, इसी का दूसरा नाम है। और आजकल इसका मॉडिफाइड रूप आ गया जिसका पूरा नाम एम्पलीडाइन है, मेटाडाइन क्रॉस फील्ड में। तो ये क्या करता है, जो इनपुट में कांस्टेंट वोल्टेज थी उसको आउटपुट में कांस्टेंट करंट और वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मेटाडाइन, एम्पलीडाइन, रोजेनबर्ग, ये तीनों क्रॉस फील्ड डीसी मशीनों से ही जुड़े होते हैं, जिनमें ब्रशों के 2 सेट होते हैं और एक दूसरे से समकोण पर वो कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, एक सीरीज जनरेटर 2.2 किलोवाट लोड को 220 वोल्ट सप्लाई करता है। फील्ड का प्रतिरोध 0.4 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.3 ओम। ब्रशों के सिरों पर वोल्टेज बताइए। भाई हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आर्मेचर वाला ये है ना, इनके यहाँ कितना है, और ये क्या कर रहा है, ये इस लोड को 220 वोल्ट दे रहा है। किस भार पर, 2200 वाट लोड पर। लोड की करंट कितनी हो गई, 10 एम्पियर। भाई जब करंट 10 एम्पियर लोड की है तो वही 10 एम्पियर फील्ड में से भी तो चलेगी ना। फील्ड का 0.4 ओम रेजिस्टेंस है, यानी फील्ड पर 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया। देखो 220 वोल्ट लोड को मिल रहा है, 4 सीरीज ने ड्रॉप करा लिया, इसका मतलब जनरेटर यहाँ से कितनी दे रहा है, 224 वोल्ट दे रहा है। ब्रशों के सिरों पर कितना है,
224 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा। आर्मेचर की ड्रॉप माइनस नहीं करनी है इसमें से, सॉरी ऐड नहीं करनी है। अगर इंड्यूस ईएमएफ पूछ लेते ना तो आर्मेचर वाली ड्रॉप अपन यानी 3 वोल्ट इसमें और जोड़ देते और 227 वोल्ट हो जाता इंड्यूस ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप बाउंड आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ के लिए सही सूत्र कौन सा है? फाई जेड एन पी 60 ए फॉर्मूला रहता है, लेकिन समांतर क्रम है तो ए और पी बराबर होते हैं, इसलिए ए पी से कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फाई जेड एन बटे 60 कर दो। और अगर वेव बाउंड है तो उसमें ए जो है वह हमेशा 2 होता है, इसलिए फाई जेड एन पी 120 कर दो। यानी ये लेप बाउंड के लिए, ये वेव बाउंड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस में अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है? स्व उत्तेजित जनरेटरों में होना जरूरी होता है। स्व उत्तेजित मोटर में कभी जरूर नहीं होती है, क्योंकि बाहर से सप्लाई देंगे तो फील्ड एक्साइट हो ही जाना है, और पृथक उत्तेजित में तो वैसे भी आवश्यकता होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का कौन सा भाग डीसी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है? तो वो है भाई कम्यूटेटर, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना इसी का काम है। डमी कॉइल यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। समकारी रिंग बिना स्पार्किंग के एक समान करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए लेते हैं। और इंटरपोल जो है वो स्पार्किंग और कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए लगता है भाई। पृथक उत्तेजित में फील्ड वाइंडिंग F1 F2 से होती है, सीरीज वाली D1 D2 से होती है, शंट वाली E1 E2 से होती है, इंटरपोल वाइंडिंग B1 B2 से होती है। कम्यूटेशन होता क्या है भाई? जब कॉइल शॉर्ट होती है और शॉर्ट होने के बाद फिर से सक्रिय होती है तो उस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाती है। जिस दिशा में वो शॉर्ट होने से पहले काम कर रही थी, अब उसकी विपरीत दिशा में धारा चलती है। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होती है और वो अपोजिशन उसका करती है करंट का, इसलिए स्पार्किंग हो जाती है। इसी क्रिया का नाम कम्यूटेशन है। नेक्स्ट है कि 4 पोल लेप बाउंड आर्मेचर में कुल 48 चालक है और प्रत्येक चालक 0.1 ओम प्रतिरोध का है। आर्मेचर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? भाई सबसे पहले तो भी लेप बाउंड है तो चारों पोल समांतर में है ना, तो कुल 48 चालकों में से 4 का भाग दे दो, 12 चालक एक पोल में हो गए, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक पोल का रेजिस्टेंस कितना है? 1.2 ओम। अपने 4 पोल है समांतर में जुड़े हुए, यानी 1.2 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में, आप यूँ समझ लीजिए। तो आंसर कितना बनेगा? 0.3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पोल लेप बाउंड आर्मेचर में 600 चालक है, प्रति चालक इंड्यूस ईएमएफ का मान 3 वोल्ट है। टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज का मान कितना होगा? 600 चालक है, 6 पोल है, राइट, लेप बाउंड भी है। इसका मतलब जो प्रति पोल है उसके लिए कितने चालक बने? 100 चालक। 3 वोल्ट एक में बन रहा है, कितने वोल्ट उत्पन्न होंगे? 300 वोल्ट। अब 6 समांतर रास्ते भी तो हुए ना, 6 पोल है, समांतर रास्ते 6 हो गए एक तरह से। तो हम सब जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज बढ़ती नहीं है। जो 300 वोल्ट एक की है टोटल भी वही रहेगी, भले पोल 6 होते, भले पोल 8 होते, 10 होते। हम सब जानते हैं समांतर में जितनी एक की वैल्यू होती है टोटल वैल्यू उतनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट जनरेटर में 220 वोल्ट है, लोड को 10 एम्पीयर करंट मिलता है, फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम। आर्मेचर में ड्रॉप कितनी हुई? आर्मेचर में ड्रॉप ज्ञात करने के लिए हमें आर्मेचर का करंट, आर्मेचर का रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस स्पष्ट दे रखा है 0.5, हमारे पास आर्मेचर करंट नहीं है। आर्मेचर करंट के लिए फॉर्मूला लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। देखो लोड करंट 10 एम्पीयर दे रखी है लेकिन शंट फील्ड करंट नहीं। शंट फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होता है VSH बटे RSH, 2.2 एम्पीयर आएगी। 10 एम्पीयर लोड करंट है, 12.2 एम्पीयर हो गई आर्मेचर करंट। 12.2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण और वायु हानियाँ किसके कारण होती है? स्पीड के कारण होती है। अगर मशीन गति नहीं करेगी तो कोई घर्षण और वायु हानियाँ नहीं होगी। जनरेटर की रेटिंग किस में होती है? किलोवाट में होती है। अल्टरनेटर किस में होता है? KVA में होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? पोल शू में या फिर पोल फेस में? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोल फेस ऑप्शन होता तो वो भी हम करते। आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है, पोल शू पर इसकी स्थापना होती है। जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक है? तो आर्मेचर कॉपर लॉस सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जनरेटर में सबसे अधिक धारा हमेशा आर्मेचर धारा ही होती है, इसलिए सर्वाधिक कॉपर लॉस आर्मेचर का ही होता है।
अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में 2.5 किलोवाट लोड को 250 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। सीरीज फील्ड 0.5, शंट 50 ओम, आर्मेचर 0.3, शंट फील्ड के सिरों पर वोल्टेज बताइए। भाई शंट फील्ड के सिरों पर वही होगी जो आर्मेचर के सिरों पर थी, राइट। यानी सीरीज फील्ड में से कितनी करंट चल रही है उसकी ड्रॉप निकाल दो, वो जोड़ देंगे। 2.5 किलोवाट लोड 250 वोल्ट है, धारा 10 एम्पियर आएगी। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कैसे, आई बराबर पी बटे वी। पावर है 2500 वाट, 2500 वाट, 250 वोल्ट सप्लाई है। धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर। शॉर्ट शंट जो जनरेटर होता है उसकी संरचना शायद आपको याद हो, नहीं तो मैं एक बार दोबारा बता दूं। उसमें जो आर्मेचर के साथ है सीरीज फील्ड, और शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में होता है और लोड यहाँ कनेक्ट होता है। इसलिए सीरीज फील्ड में से उतनी ही धारा चलती है जितनी लोड की हो। लोड में 10 एम्पियर करंट है, सीरीज फील्ड में भी कितनी है, 10 एम्पियर करंट। इसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो इसने वोल्टेज ड्रॉप कितना करवा दिया, 0.5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट। तो देखिए 250 यहाँ था, 5 वोल्ट इसने ड्रॉप कराया, तो यहाँ पर कितना आया, 255 वोल्ट। वही 255 शंट फील्ड को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की चुंबकीय विशेषता किसके बीच बनती है। तो आगे क्वेश्चन अभी ऊपर बात कर चुके थे, ये इस बात के बीच में होती है कि कितना फ्लक्स था, तो इंड्यूस ईएमएफ का मान कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पोल ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में प्रति समांतर पथ धारा का मान। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई, है ना, पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। इसका 12 एम्पीयर उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो लेप वाइंडिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें लेप वाइंडिंग का एक ही ऑप्शन है सिंप्लेक्स, तो यही करेंगे। नेक्स्ट है, जनरेटर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए आर्मेचर की धारा मैक्सिमम और शंट फील्ड की धारा न्यूनतम होनी चाहिए। ये फिक्स मान होता है, तो बी उत्तर रहेगा। आर्मेचर धारा उच्चतम, शंट फील्ड धारा न्यूनतम। नेक्स्ट है कि कौन सी मशीन क्रॉस फील्ड नहीं है। इसके बारे में मैं बात पहले कर चुका हूँ। रोजेनबर्ग जनरेटर भी इसमें आएगा, मेटाडाइन भी इसी में आएगा, और एम्प्लीडाइन भी इसी में आएगा। तो 3 वायर जनरेटर ये क्रॉस फील्ड में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर में फील्ड करंट 10 एम्पियर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम, लोड करंट का मान 2 एम्पियर हो तो आर्मेचर कॉपर लॉस की गणना करो। भाई आर्मेचर कॉपर लॉस के लिए I² × R करना है। आर्मेचर धारा चाहिए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमें सीधा सीधा दे रखा है। देखिए हमें फील्ड करंट भी दे रखा है, लोड करंट भी दे रखा है। तो आर्मेचर धारा के लिए क्या होगा, लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। आर्मेचर करंट कितना आया, 12 एम्पियर, तो 12 × 12 × 0.5 कर देंगे, उत्तर आएगा 72 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग शंट जनरेटर में शंट फील्ड कैसे संयोजित होती है। लॉन्ग शंट जो होता है उसमें पहले आर्मेचर होता है, उसकी सीरीज में सीरीज फील्ड होती है, और शंट फील्ड जो है वो इन दोनों के पैरेलल में होता है। यानी यहाँ शंट फील्ड को वही वोल्टेज मिलती है जो लोड को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड पोल सैचुरेट होने से पहले डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन, तो वो क्रॉस मैग्नेट कहलाता है, प्रति चुंबकन बोलते हैं, चुंबकीय विक्षोभ भी बोलते हैं इसको। और फील्ड पोल संतृप्त होने के बाद विचुंबकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाडाइन विशेष प्रकार की डीसी मशीन है जिसमें ब्रूसों के 2 सेट होते हैं, एक दूसरे से समकोण पर ये संयोजित होते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनका एक बेनिफिट होता है, यानी इन मशीनों में आर्मेचर प्रतिक्रिया उत्पन्न ही नहीं होती। जनरेटर की दक्षता के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है। अब देखिए वैसे तो तीनों फॉर्मूले सही है, ठीक है, लेकिन जनरेटर में ये होता है कि कभी हम इनपुट की गणना नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसलिए आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ, ये फॉर्मूला रहता है। और मोटर के लिए रहता है इनपुट माइनस हानियाँ बटे इनपुट, क्योंकि मोटर में हम आउटपुट गणना नहीं कर सकते, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। कॉपर ब्रूसों का धारा घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ये 15 से 16 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। और जो कार्बन वाले ब्रूस होते हैं उनका 5.5 से 6.5 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जनरेटर में डम्मी कॉइल क्यों लगाते हैं, तो आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए होता है, यानी यांत्रिक अनबैलेंस समाप्त करना। शंट फील्ड, सीरीज फील्ड और आर्मेचर में प्रतिरोध शंट फील्ड का सबसे अधिक, आर्मेचर का सबसे कम होता है। सीरीज फील्ड का आर्मेचर के लगभग जितना ही होता है, लेकिन अधिक मानते हैं। क्रॉस फील्ड जनरेटर में मेन फील्ड 2 है तो इंटरपोल की संख्या कितनी होगी। सिंपल बात है, मेन फील्ड के 2 गुने लगते हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्रॉस फील्ड का मतलब ये होता है कि इनमें ब्रूसों के 2-2 एक्स होते हैं,
इसलिए इंटरपोल जो होते हैं वो दोनों एक्स के अकॉर्डिंग लगते हैं। यानी क्रॉस फील्ड जनरेटर में जितने मेन पोल हो इंटरपोल उनके दोगुने होते हैं, जबकि सीरीज शंट और कंपाउंड जनरेटर में इंटरपोल मेन पोल के बराबर होते हैं। इंटरपोल का फ्लक्स किसको न्यूट्रलाइज कर सकता है? वो आर्मेचर रिएक्शन को भी करता है और वो कम्यूटेशन को भी समाप्त करता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं होती। ड्यूप्लेक्स लेप वाउंड में आर्मेचर के 4 पोल है, समांतर रास्ते कितने होंगे? देखो ड्यूप्लेक्स है और लेप है तो पोल इंटू प्लेक्स कर दो, 8 रास्ते हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की डीसी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग अनिवार्य रूप से होगी? डीसी मशीनों में लेप हो या वेव, वाइंडिंग का प्रकार क्लोज कॉइल वाइंडिंग होता है, जबकि एसी स्टेटर में ओपन कॉइल वाइंडिंग होती है। यानी क्लोज कॉइल वाइंडिंग के ये फर्दर प्रकार होते हैं लेप और वेव। तो क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना है, क्लोज कॉइल वाइंडिंग। तो दोस्तों ये था आज का पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन थे। कोशिश की गई है कि सभी प्रश्न बहुत अलग तरीके से दिए गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन पसंद आए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। आप भी इस तरह के टेस्ट ज्वाइन ज़रूर कीजिए।